हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय अर्जुनाज। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? इसको म्यूट कर दो यार। क्या आपको नजर आ रही है आपकी बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी बहुत ही ज्यादा प्यारी मैम? बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्यारी तो अलग बात है, ऑडियो वीडियो बता दो, वरना फिर प्यारी मैम तो देख पाओगे और सुनाई कुछ नहीं देगा बेटा, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ सुनाई दे रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ठीक है, यस, ठीक है ना? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा बोल रही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आज हमें बेटा पिछले क्लास के पहली बात तो दो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें आई थिंक एव्स का थोड़ा सा बचा हुआ है और जिसमें मैमल्स का थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट? तो हमें ये दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। तो आधे घंटे में हम वाइंड अप कर देंगे। मेरे लिए कृपया करके मेहरबानी करके एक गर्म पानी भिजवा दीजिएगा मिस्टर गिरीश जी, ठीक है? तो यस, तो आज बेटा हमें वो करना है और आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर को जब हम पढ़ते जाएंगे तो इसके बहुत ही सुंदर सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर सुंदर एनिमेशंस हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो क्या आप लोग बेटा तैयार हैं पिछले क्लास की क्विक रिव्यू? अच्छा, मुझे तुम्हें देख के एक गाना याद आ रहा है कि तो बोलो बोलो कि मैम पेश किया जाए गाना, ठीक है? तो गाना तुमको देख के मुझे याद आ रहा है, चांद से बच्चे हो मेरे कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है? तो बेटा एनीवे मेरे प्यारे सपोले, मेरे जग से न्यारे सपोले, कभी कभी जहर उगलते हैं बट कोई बात नहीं बेटा, ज्यादातर तो प्यार ही करते हैं ना। तो यार शुरू करते हैं हम पिछली क्लास का सबसे पहले रिवीजन। हमने लास्ट क्लास में बेटा अच्छा कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस के हमने डिफरेंसेस करे थे, ठीक है? और बेटा हमने यस उसके बाद हमने बेटा क्या किया था, टेट्रापोडा किया था। तो मैं टेट्रापोडा की एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। हमने टेट्रापोडा में बेटा 4 क्लासेस के बारे में पढ़ा। टेट्रापोडा तो सुपर क्लास थी, सुपर क्लास के अंदर बेटा 4 क्लासेस थे, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टिलिया और बेटा क्लास एव्स और क्लास मैमल्स, ठीक है? हमने पढ़ा सबके सबसे पहले एक टेबल बनाई थी, कंपैरेटिव सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किए थे। हमने देखा कि एक्सोस्केलेटन अगर हम देखें तो एम्फीबिया की स्किन बहुत ही मॉइस्ट होती है, गीली होती है, स्केल्स उसमें नहीं होते, ग्लैंड्यूलर होती है, मतलब ग्लैंड्स होते हैं। फ्रॉग को इमेजिन कर सकते हो। फिर बेटा जो चिपकली है उसको इमेजिन करके बेटा रेप्टाइल्स के बारे में सोच सकते हो। उनकी ड्राई कॉर्निफाइड डेड मतलब उनकी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिन्हें स्क्यूट्स भी बोलते हैं, जो वो ऑफन बेटा शेड ऑफ भी करते रहते हैं, जिसे एक्डाइसिस या मोल्टिंग बोलते हैं। बर्ड्स के बेटा ऑल ओवर द बॉडी फेदर्स होते हैं और हाइंड लेग्स में उनके क्लॉज होते हैं, क्लॉज और स्केल्स भी होते हैं। मैमल्स की बात करें तो उनके ऊपर बेटा स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, राइट? इसके बाद बेटा आपने पढ़ा एक्सोस्केलेटन के बाद आपने पढ़ा कि अगर आप एम्फीबियंस का नाम तोड़ के देखो तो एम्फी का मतलब होता है डुअल लाइफ। इनकी डुअल लाइफ होती है, मतलब ये धरती पे भी रह सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं है। फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स आपके रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स का जो नाम है वो क्या सिग्निफाई करता है बेटा? रेप्टाइल्स का नाम सिग्निफाई करता है क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स। क्रीपी से होते हैं क्रॉलिंग एनिमल्स, वो तो तुमने देखा भी है बेटा, क्रीपी तुम्हारे वॉशरूम में, तुम्हारी घर के दीवारों पे हेमीडैक्टाइलस वॉल लिजर्ड रहता है, राइट? यस। और इसके अलावा बेटा अगर तुम देखोगे एव्स तो उनका तो बेटा हवा में रहते हैं, वो पापा की परी और पापा की परी जैसे, ठीक है? नहीं, वो एक्चुअल में बेटा हवा में रहते हैं, वो एक्चुअल में उड़ते हैं बेटा। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स ज्यादातर बेटा टेरेस्ट्रियल, भैया इसके बाद ना एक ग्रीन टी मेरे लिए ले आना आधे घंटे के बाद, ठीक है? 20 मिनट्स के बाद, थैंक यू भैया। यस, मैमल्स की बात करें तो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, बट ऐसा नहीं टेरेस्ट्रियल है यार, वो तो पानी में भी रह सकते हैं, आइस में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, हर जगह बेटा मैमल ही मैमल छाया हुआ है, ठीक है?
अच्छा, इसके बाद बेटा हमने देखा कि सब में रेस्पिरेशन के लिए क्या है, जो एम्फीबियंस होते हैं वो बेटा मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, स्किन, गिल्स, बकोफेरिंग्स और लंग्स। अगर मैं रेप्टाइल से लेके मैमल्स तक की बात करूं, सब लंग्स से रेस्पायर करते हैं, बट सबसे ज्यादा रेस्पायर बेटा, सबसे अच्छी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसकी होती है बेटा, बर्ड्स की होती है। मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनके एल्वियोलाई के साथ में एयर सैक्स होते हैं बेटा। लेकिन एयर सैक्स एयर को स्टोर कर सकते हैं और रेस्पिरेशन को हेल्प करते हैं। अगर मैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर हार्ट अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। जैसे फिश में तुमने देखा था 2 चेंबर हार्ट होती है, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। लेकिन अगर मैं बेटा किसकी बात करूं, एम्फीबियंस की बात करूं, तो 3 चेंबर हार्ट। रेप्टाइल्स की बात करूं तो 3 चेंबर हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर। एव्स और मैमल्स की बात करूं तो 4 चेंबर हार्ट। किडनी सबके पास होती है एक्सक्रीशन के लिए। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो एम्फीबिया में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल, एव, मैमल सब में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया भी अंडे देती है, ओवीपैरस। रेप्टाइल्स भी अंडे देती है, ओवीपैरस। बर्ड्स भी अंडे देते हैं, ओवीपैरस। और बेटा जो मैमल्स होते हैं वो वीवीपैरस होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन ज्यादातर वीवीपैरस होते हैं, राइट। अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो यार एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर, एव्स का बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है, इट डज नॉट चेंज। दे आर कॉल्ड एज होमियोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फिर हमने बेटा एम्फीबिया के कुछ एग्जांपल्स करे थे। हाइला हाइला, हाइला हाइला हुआ यानी कि ट्री फ्रॉग, ठीक है, हाइला यानी ट्री फ्रॉग। टेल्ड एम्फीबियन हमने पढ़ा था सैलेमेंडरा या सैलेमेंडर। हमने पढ़ा था बेटा बूफो यानी कि टोड। हमने पढ़ा था इसके अलावा राना यानी कि फ्रॉगवा, फ्रॉग। एक थायोफिस जिसकी लिम्स नहीं होती है, लिम्बलेस एम्फीबियन। फिर हमने रेप्टाइल्स के कुछ बेटा एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि ट्री लेजर्ड, कैमेलियन, चैमेलियन बोलते हैं बहुत सारे लोग। और बेटा तुम्हारी वॉल पे मिलने वाला हेमीडेक्टाइलस, वॉल लेजर्ड। तुम्हारे गार्डन में मिलने वाला गार्डन लेजर्ड, कैलोटीस। फिर चिलोन, चिलोन मतलब टर्टल। फिर बेटा टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो का मतलब होता है टॉर्टॉइस। फिर क्रोकोडाइलस, एलिगेटर। और बेटा नाजा, कहीं अब नाजा, नाजा नाजा आई मीन नाजा नाजा मीन्स कोबरा। बंगारस मीन्स क्रेट, क्रेट मतलब बेटा सांप, पॉइजनस स्नेक, ठीक है। वाइपरा यानी कि वाइपर। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने रेप्टाइल्स के करे। आज बेटा ये हो गया क्विक रिवीजन। मैम को क्विक रिवीजन कराने के लिए थोड़ा सा प्यार दिखा दिया जाए कमेंट बॉक्स में। 8 मिनट तक हमने बेटा पिछली क्लास का रिवीजन किया है, आई एम श्योर रिवीजन हो गया है। अब बेटा एव्स की जो कुछ बेटा पॉइंट्स बचे हुए हैं, हमें बस बेटा वही पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं, जो भी थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हुए हैं अलोंग विद द एग्जांपल्स, अब हम वो करेंगे और मैमल्स, ठीक है। फिर हमें पीवाईक्यू करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम वो कराएंगे, पोल कराएंगे। क्या खत्म है? ग्रीन टी, अच्छा कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, हाँ यस। तो बेटा जी हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्या, हम स्टार्ट करते हैं एव्स यानी कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। चलो यार म्यूजिक क्लास हो रही है ऐसा लग रहा है। एव्स बेटा, एव्स की बची कुची हम बातें करते हैं, ठीक है। एव्स का सबसे पहला पॉइंट जो हम करेंगे बेटा, पेव्स बोल रही हूं, एव्स का जो फर्स्ट पॉइंट हमें करना है कि यार इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, मैं ना कोशिश करती हूं, देखो सच्चाई तो ये है कि एनिमल किंगडम याद रखने वाला चैप्टर है, बट मैं कोशिश ये करती हूं कि तुम कैसे बोर ना हो, ठीक है। वो मेरा काम है कि तुम्हें बोर नहीं करवाना है। और फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है तो वो बोरियत नहीं है। हालांकि बेटा जिसको बेटा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है उसको तो बेटा हर कुछ ही बोरिंग लगेगा, बट आई ट्राई कि यार कैसे बच्चों को ना सुलाया जाए क्लास में, कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग बना के याद रखवाया जाए, दैट शुड बी द टारगेट, ठीक है। हाँ अब बेटा क्या करना है, 4 विंग्स जो होती है दीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो आपसे पूछते हैं 4 विंग्स मॉडिफाइड होती है इनटू विंग्स या हाइंड विंग्स मॉडिफाइड, हाइंड लेग्स, 4 विंग्स नहीं, अरे यार 4 लिम्स,
फोर लिम्स मॉडिफाई होती है इनटू विंग्स या हाइंड लिम्स बेटा मॉडिफाइड होती है इनटू विंग्स? तो फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात बेटा इनके पास चोंच होती है, बीक प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये हवा में उड़ पाते हैं तो इनकी बॉडी डेफिनेटली बेटा लाइट होती है। तो बॉडी का हल्का होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा। ऑफ कोर्स वो हवा में उड़ पा रही है बेटा, है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इनकी बॉडी को हल्का करने में किस किस चीज ने मदद की। बट आपके एनसीईआरटी ने बहुत कुछ तो नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है आपको सिर्फ मैं वो पॉइंट तो एटलीस्ट बता दूंगी। तो बेटा इनकी बॉडी इतनी हल्की क्यों होती है? क्योंकि एक रीजन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, वो हॉलो होती है। हॉलो का मतलब अंदर से खाली होती है, जैसे कि किसी सपोले का दिमाग, ठीक है। किसी में दिमाग होके भी खाली है, किसी में खाली है, सिर्फ क्रेनियम है, ठीक है। तो देखो, दिमाग होने के बाद जो यूज नहीं करता उसको भी खाली माना जाएगा। तो हॉलो बोन्स होती है। अच्छा, हमारी बोन्स हॉलो होती हैं क्या? नहीं बेटा, हमारे अंदर मैरो भरा होता है, बोन मैरो, रेड कलर का, तुम्हें पता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। हम इसके बारे में पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, वहां आरबीसी की सिंथेसिस हो रही होती है। खैर, इनका जो होता है बेटा वो हॉलो बोन्स होती हैं एंड फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब बेटा बोनी स्ट्रक्चर है, तो बोन्स ऑसिफिकेशन होता है, कैल्शियम की बनी हुई फुल्ली ऑसिफाइड बोन्स है, ठीक है। जैसे हमारी भी बोन्स बेटा कैल्शियम से बनी होती है, आपको पता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, हार्ड होती है, लेकिन हमारी बोन्स अंदर से हॉलो नहीं होती है। हमारी बोन्स के अंदर बेटा क्या भरा हुआ होता है? बोन मैरो। इनकी बोन्स हॉलो होती है, जिसकी वजह से बॉडी हल्का हो जाता है। आपको पता है फीमेल्स के केस में, बर्ड्स में एक ओवरी भी एब्सेंट होता है, एक ही ओवरी प्रेजेंट होता है, एक ओवरी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ी हल्की हो जाए। यूजुअली आप मैमल्स के केस में पढ़ोगे कि मैमल्स में जैसे कि 2 ओवरी होती है ना, पेयर ओवरी होती है, इनके पास एक ही ओवरी होती है, एक एब्सेंट। खैर, वो पॉइंट एनसीईआरटी में है नहीं, बोन्स वाला है तो हम बोन्स के बारे में लिख देते हैं कि बोन्स आर हॉलो, बोन्स आर हॉलो। और बेटा हॉलो बोन्स के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म होता है न्यूमैटिक। न्यूमैटिक बोन्स, हॉलो बोन्स के लिए टर्म यूज किया जाता है न्यूमैटिक बोन्स एंड फुली ऑसिफाइड, ठीक है, फुली ऑसिफाइड। अच्छा, एक जो मैं अगला पॉइंट बताने वाली हूं, उससे बेटा नीट में काफी बार सवाल आया है, ठीक है। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना बेटा, उसमें एक्स्ट्रा चेंबर्स होते हैं। जैसे तुम अपना एलिमेंट्री कैनाल पढ़ो तो तुम पढ़ोगे अपने पास माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अलोंग विद बहुत सारे ग्लैंड्स। अब बेटा इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें 2 एक्स्ट्रा चेंबर्स मिलते हैं, और वो 2 एक्स्ट्रा चेंबर यूजुअली तुम्हें ऐसे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं मिलते, जिसमें मैमल्स में तो मिलते ही नहीं है, क्रॉप एंड गिजर्ड। और ऐसा ही बेटा क्रॉप और गिजर्ड, अगर तुम्हें कॉकरोच पढ़ा दिया जाता तो तुम्हें पता होता कि कॉकरोच में भी क्रॉप एंड गिजर्ड होते हैं। तो इनके पास बेटा क्रॉप एंड गिजार्ड नाम का एडिशनल चेंबर होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। क्रॉप एंड गिजर्ड आर, क्रॉप एंड, इसका डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, कोई नहीं पूछता, ठीक है। क्रॉप एंड गिजर्ड आर एडिशनल चेंबर्स इन देयर एलिमेंट्री कैनाल, इन देयर एलिमेंट्री कैनाल। समझ आ रही है बात? उनके एलिमेंट्री कैनाल में ये एडिशनल चेंबर्स होते हैं। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या एनसीईआरटी में? मेरे को एक बार बता दो। अच्छा, देयर आर नो ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी except at the base of the tail, except at the base of tail called as oil gland। बेटा जैसे कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मैमल्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है। आपके पास स्वेट ग्लैंड्स है, आपके पास सेक्सेस तो सेपरेट ही है बेटा, सेक्सेस तो सेपरेट ही है ना, वर्टिब्रेट्स में यूजुअली सेक्सेस सेपरेट है। तो इनके पास बेटा बॉडी में ऑल ओवर तो कहीं ग्लैंड्स नहीं है, बॉडी में आप इसे नोट करो, मैं साइड में होके आपको समझा रही हूं। इनके पास बेटा बॉडी में ऑल ओवर तो ग्लैंड्स नहीं है, जैसे अपने पास होता है सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, लेकिन इनके पास बेटा
एक जगह पे एक ग्लैंड होती है और वो होती है इनके पूंछ के नीचे। और पूंछ के नीचे मतलब बेटा, पूंछ के नीचे जो ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, और भी इसके नाम है यूरोपाइजल ग्लैंड। और उससे क्या होता है बेटा, उस ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन से इनकी पूरी फेदर्स के ऊपर ना फेदर्स शाइनी दिखती है। आप देखो बर्ड्स कभी गंदे नहीं लगते, बर्ड्स के फेदर ऑलवेज शाइनी होते हैं, चाहे वो हर दिन नहाए या ना नहाए। उनके बर्ड्स, उनके जो फेदर्स होते हैं वो इतने शाइनी कैसे होते हैं बेटा, शाइनी ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर इसी एक ऑयल ग्लैंड का सिक्रीशन जो है काम करता है। तो बॉडी में, सारे बॉडी में कहीं पे भी ग्लैंड नहीं है, सिर्फ एक टेल के नीचे बेटा ग्लैंड है, दैट ग्लैंड इज ऑयल ग्लैंड, या इसको और भी नाम बोलते हैं बट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। C/A का मतलब होता है कॉल्ड एज, C/A का मतलब होता है कॉल्ड एज, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। ऑसिफाइड का मतलब बेटा सिंपली आप याद रख लो, जो भी चीज हार्ड होती है, कैल्शियम की बनी है, हार्ड, हार्ड मतलब ऑसिफाइड, ठीक है, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो बेटा, फटाफट से डन डनाडन डन कर लो, फिर हमें बस एग्जाम्पल्स करने हैं और एनसीईआरटी की एक बारी रीडिंग करनी है, ठीक है। और डन डनाडन डन हो गया हो तो मेरे को एक बारी बता दो बेटा। क्रॉप और गिजर्ड का बेटा मैंने बोला आपको कि फंक्शन आपको करना है, नहीं ना, तो बेटा जबरदस्ती के फंक्शंस क्यों पूछ रहे हो? जब फंक्शन याद ही नहीं रखना है, जब फंक्शन याद ही नहीं रखना है तो बेटा जबरदस्ती के फंक्शन क्यों करना है, ठीक है। डन, एग्जाम्पल्स लिख दूं अगले पेज में, पक्की बात हो गया है सभी का, ठीक है। पक्की बात, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल में कुछ लोगों के एग्जाम्पल से जो बिल्कुल सीटाक्यूला होते हैं। दे आर जस्ट लाइक सीटाक्यूला। सीटाक्यूला मतलब पैरट, बोलते हैं ना रट्टू तोता, जो सिखाओ वही बोलने लगता है। फिर बेटा कई लोग ये भी होते हैं, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं बैग छोड़ के नहीं जाऊंगी चाहे कितना स्पैम कर लो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, कॉर्वस का मतलब होता है क्रो और सीटाक्यूला का मतलब होता है पैरट, ठीक है। फिर आती हैं हमारी मैडम जो मोरनी बनके मींस पैवो, पैवो का मतलब होता है पीकॉक। समझ आ रही है बात? यस यस एवरीबॉडी, ठीक है। फिर आती है हमारी बहुत ही बेटा सीधी साधी बर्ड जो हमारे घरों के आसपास तो बहुत कॉमनली दिख जाती हैं। हमारी मम्मियों को और पापाओं को लगता है कि हमारे ये बर्ड्स हमें परेशान कर रही है, बट एक्चुअल में बेटा हम उन्हें परेशान करते हैं क्योंकि हमने उनके रहने की जगह पे अपने घर बना लिए हैं। और वो बर्ड कौन सी है बेटा? कोलंबा। कोलंबा इज बेटा, कोलंबा इज योर, अरे कबूतर, कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कबूतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एकदम ही भूल गई बेटा, एकदम से दिमाग से हट गया। पीजन, अरे भाई पीजन, कबूतर लिख रही थी मैं, पीजन, ठीक है, हाँ ठीक है। समझ आ रही है बात? अरे कबूतर को स्पैरो कब से बोलते हैं? वाह 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 बेटा वाह, व्हाट एन इंग्लिश, व्हाट एन इंग्लिश बेटा। आज से कई बच्चों ने लिखा है स्पैरो, ठीक है। अरे पीजन, कबूतर को एक बच्चा लिख रहा है कबूतर को KABOOTAR, कबूतर, ठीक है। हाँ, और एक बेटा आता है नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन का मतलब है वल्चर, दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ हाँ, और क्या दिया है बेटा एनसीईआरटी में, मेरे को एक बता दो। स्ट्रूथियो दिया होगा, स्ट्रूथियो का मतलब है ऑस्ट्रिच। और दिया होगा बेटा आई थिंक एप्टिनोडाइटिस, दैट इज पेंगुइन। एप्टिनोडाइटिस यानी कि पेंगुइन। क्या इसके अलावा कुछ दिया है? दिस इज बेटा द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, सबसे बड़ी जो उड़ नहीं सकती है उसे फ्लाइटलेस बोलते हैं, जो उड़ नहीं सकती उसे फ्लाइटलेस बोलते हैं, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, मैंने तो फर्स्ट ही क्लास में जिस दिन पॉरीफेरा पढ़ाया था उसी दिन तो बताया था बेटा, अंडरलाइन करके जो मैं लिख रही हूं वो साइंटिफिक नेम लिख रही हूं और जो ब्रैकेट में लिख रही हूं बेटा वो कॉमन नेम लिख रही हूं, है ना।
अरे टाइगर कब से बेटा पैरेट वो बर्ड होने लगे बेटा, तुम तो किसी को भी बर्ड बना दोगे, ठीक है। अगर बेटा डन हो गया हो तो कृपया करके मेरे को थम्स अप दें, फिर हम बेटा आगे स्टार्ट करेंगे अगला लास्ट। आप बेटा एग्जाम्पल को तो एनसीईआरटी से भी लिख सकते हो, तो मैं क्या करती हूं ना कि मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं और आप क्या करोगे, आप एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल देख देख के लिख लो। देखो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फेदर्स, लेकिन सारी बर्ड्स तो उड़ नहीं सकती हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्लाइटलेस बर्ड, तो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। बहुत शानदार बेटा, आपकी क्लास की एनर्जी एग्जैक्टली ये होनी चाहिए। देखो डे 1 पे जो क्लास आपकी हुई और आज है आई थिंक 12th क्लास, नंबर 12 वाली क्लास है, आप लोगों में बहुत डिफरेंस है बेटा, और शायद बहुत बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है, ठीक है। एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव शोन क्वाइट अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट डे 1 से लेके आज तक। तो जब क्लास का फ्लो बच्चों के साथ में ऐसा मिलता है तो क्लास में पढ़ाई और शानदार होती है, ठीक है, और यही होना चाहिए, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे कि ऑस्ट्रिच। दे पोजेस बेटा बीक, इनके पास बीक होती है, बीक में दांत नहीं होते, ठीक है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स and are modified for walking, swimming, clasping the tree. clasping मतलब ट्री ब्रांच को होल्ड करने के काम में आती है। स्किन ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड्स, इनकी स्किन ड्राई होती है क्योंकि ये बेटा मॉइस्चराइजर तो नहीं लगा सकते, लेकिन इनकी फेदर्स बहुत शाइनी होती है क्योंकि इनके पास एक ग्लैंड है बेटा इनके टेल के नीचे, है ना। तो एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोनी हार्ड, देखो लिखा हुआ है ना बोनी, बोनी का मतलब हार्ड, कैल्शियम, है ना। एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, न्यूमैटिक, होलो बोन्स को बोलते हैं न्यूमैटिक, जिनमें बोन मैरो नहीं होता। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा क्रॉप और गिजर्ड होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसके पास एडिशनली क्रॉप एंड गिजर्ड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। हाँ, अब बेटा हार्ट कंप्लीटली 4 चेंबर है, वार्म ब्लडेड होते हैं, they are able to maintain a constant body temperature, respiration is by बेटा lungs, air sacs are connected to lungs, supplement respiration, ये भी हम पढ़ चुके हैं। sexes separate होते हैं, सारे vertebrates में मोस्टली होते हैं। fertilization internal oviparous होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये मोस्टली हम जानते हैं। corvus is crow, columba is बेटा हमारी कबूतर, according to some people कबूतर is also sparrow, ऐसे याद मत रखना, गलत है। सीटाक्यूला यानी कि पैरट, स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच, पैवो यानी कि बेटा पीकॉक, एप्टिनोडाइटस यानी कि पेंगुइन, पेंगुइन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इट्स अ बर्ड, ठीक है। नियोफ्रॉन यानी कि वल्चर, ठीक है, यस। तो बेटा अभी हमारा सारा हो चुका है, और बेटा आज मैं चाहती हूं जेन्युइनली, झूठ में नहीं, आप लोग अपने आप को पीवाईक्यूज में नंबर देना, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट्स में अपने जेन्युइन वाले नंबर देखना। देखो मेरे को मैम को इंप्रेस करके तो कोई फायदा नहीं है कि मैम मेरे फुल आ गए हैं, मैम मेरे फुल आ गए हैं, है ना। मैम को इंप्रेस नहीं करना है, आप जेन्युइनली बेटा सॉल्व करना जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगी, और जेन्युइनली अपने आप को नंबर देना। तो मैं आपको 2-2 मिनट का टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए, मतलब जो भी टाइम होगा 1 मिनट का टाइम, और आप एक्चुअल में सॉल्व करना, चीटिंग करके मत करना कि मैं चीटिंग करके देख लेता हूं, ठीक है। अब बेटा लास्ट क्लास बची है, और लास्ट क्लास है मैमेलिया, और मैमेलिया के बहुत ही कम फीचर्स हैं जो हमें करने हैं, बाकी तो हमने मोस्टली उसमें कवर कर ही लिए हैं। सो द लास्ट क्लास बेटा जो एनसीईआरटी के बचे हुए पॉइंट्स है अलोंग विद द एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट इसके मैक्सिमम एग्जांपल्स ना इसके साइंटिफिक नेम को देख के पता चल जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कैमेलियस कैमल, रैटस रैट, तो देख के ही नाम आपको पता चल जाएगा कि ये बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, यस, हाँ, चलो 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 चलो। मैमल्स का इस साल नीट 2023 में भी सवाल आया हुआ था, तो मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में भी बोला था, ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ हेयर बेटा किसी में नहीं होते हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, हम डिफरेंट बेटा कंडीशन में रह सकते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मैं आगे आपको डाइजेशन जब हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो वो डिलीट कर दिया है, लेकिन एनटी की तरफ से नहीं आया, तो मैंने आपको कहा था ना वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। हमारे पास 4 चेंबर हार्ट तो है ही। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बची हुई है वो हम फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है हमारी स्किन पे। अच्छा, मैमल्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ हेयर
all over the body, presence of mammary gland, presence of ear pinna, presence of different type of teeth, then beta presence of different type of glands, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। बाकी हमने मोस्टली बेटा कर ही लिया है, ठीक है, मोस्टली हमने कर ही लिया है। इसको डन कर लो एक बारी। अरे किंजल कह रही है कि मैम एलिफेंट में तो हेयर नहीं होते। अच्छा, आपने देखा है एलिफेंट को क्लोजली? देखा है आपने एलिफेंट को क्लोजली? क्या बेटा डन हो गया है? एग्जाम्पल्स करें फिर इसके फटाफट से। आप मेरे साथ साथ में नोट कर रहे हो ना? मेरे साथ साथ में नोट कर रहे हो ना? यस? तो एक काम करती हूं, अगर आपने नहीं भी किया है तो मैं साइड में एग्जाम्पल्स कर देती हूं, ठीक है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ छूट जाएंगे तो एनसीईआरटी से देख लेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले रैटस, दिस इज रैट। कैनिस, जो आपको कॉमनली दिखता भी है, कई लोगों को बहुत पसंद होता है, हम घर में डोमेस्टिकेट भी करते हैं, दैट इज डॉग। इनको भी हम मैडम को डोमेस्टिकेट करते हैं, कई मैडम और सर्स को। कैट, फेलिस इज कैट। देन बेटा कैमिलियस इज कैमल, देन बेटा डेल्फियस इज डॉल्फिन, देन बेटा इक्वस, क्या हुआ ये? अर्थक्वेक तो नहीं है? हॉर्स, ठीक है। फिर बेटा इसके अलावा क्या दिया हुआ है? पैंथरा टाइग्रिस। इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये मैडम कौन है। पैंथरा टाइग्रिस इज टाइगर, ठीक है। देन यू हैव पैंथरा लियो, दैट इज लायन। इसके अलावा क्या दिया हुआ है बेटा? और बताओ। मैक्रोपस का मतलब होता है कैंगेरू, ठीक है। एक बेटा जो हमारे क्लास में बहुत सारे हैं, मकाका, मंकी, उछलते रहते हैं हर बात पर, मकाका, ठीक है। इसके अलावा टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, इसका तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक, यस, हाँ। इसके अलावा यहां पे लिख दे रही हूं बैलिनोप्टेरा, दिस इज ब्लू व्हेल, ठीक। इसके अलावा ऑर्निथोरिंकस, ये वही है बेटा जो क्या है, ऑर्निथोरिंकस क्या है? जो ओवीपैरस है। इसका कॉमन नेम होता है बेटा डक बेल्ड प्लैटिपस, दिस इज ओवीपैरस एग्जाम्पल, ठीक, डन। ठीक है। इक्वस क्या एनसीईआरटी में अगर नहीं भी होगा ना, लेकिन बेटा 12th क्लास में आपको इस इक्वस के बारे में पढ़ना ही है, तो आप यहीं पे लिख लो। अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इक्वस हॉर्स अगर नहीं दिया है, ठीक है। एलिफस दिया ना, एलिफस मतलब एलिफेंट,
इतने एग्जाम्पल है बेटा, कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। एलिफेंट, ठीक है। मैं एक बार ये एनसीईआरटी से रीडिंग करा देती हूं, ठीक है, मैं एक बार ये एनसीईआरटी में रीडिंग करा देती हूं। अच्छा, प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, फिर तो ठीक है। और बेटा आप तब तक एनसीईआरटी से एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ठीक है। फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज बेटा ऑर्निथोरिंकस, दिस इज आवर कंगारू, ये बेबी कंगारू। ये कंगारू के पास बेटा क्या है, पाउच है। मार्सुपियल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। दिस इज टेरोपस, बेटा कितना खूबसूरत इसका मुंह है, ठीक है। दिस इज बेटा बैलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, केव्स, हर जगह मिलती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई, कुछ ने बेटा एडेप्टेशन शो किया है उड़ने के लिए, कई लोगों ने पानी में रहने के लिए। द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स, and by which the young ones are nourished. They have 2 pair of limbs. Obviously बेटा 2 pair of limbs तो होंगे ही, क्योंकि ये टेट्रापोडा है, तो पेयर में लिम्स तो है ही, 2 pair of limbs। हाँ, किसी किसी में वो फर्स्ट पेयर बेटा विंग्स में मॉडिफाई हो गई है, जैसे कि ये टेरोपस है ना। Their limbs are adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying. किसी किसी मैमल्स में वो लिम्स फ्लाइंग के काम में आती है, किसी किसी में वो स्विमिंग के काम में आती है, जैसे कि डॉल्फिन, जैसे कि वेल्स। किसी किसी में क्लाइंबिंग के काम में आती है, किसी किसी में रनिंग के काम में आती है। तुम देख लो, टाइगर हो गया या लॉयन हो गया, है ना। अच्छा, द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, हेयर होता है। एक्सटर्नल ईयर और पिना is present, different type of teeth is present in the jaw, heart 4 chamber होता है, होम्योथर्मल होते हैं, लंग से रेस्पायर कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वीवी पैरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। डन 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 हो गया क्या बेटा सभी का? यहां तक किसी को कोई भी दुख दर्द समस्या है? बरोइंग का मतलब अंशिका बेटा बरो करना, ऐसे धरती के अंदर गड्ढा क्रिएट करना, दैट इज बरोइंग। होल क्रिएट करना ऐसे ऐसे करके, तुम भी बचपन में करते होगे बरोइंग, ठीक है। हाँ, हम तो बेटा घर के अंदर ही घर घर खेलते थे। 2 चेयर उल्टे किए, उसके बाद चादर बिछाया, इतना गंद मचाते थे घर में। अब बेटा when you grow up, when you live in your own house, then you realize how stupid it is to make your own house. Of course stupid तो नहीं है, बचपन में वो गेम्स बेटा वही सारी हमारी मेमोरीज होती है। तो मैं ऐसे करके बेटा घर में घर खेलती थी, ठीक है, अपनी बहनों के साथ, भाई के साथ। तो 2 चेयर उल्टे किए, घर बनाते थे बेटा, अपने ही बेटा खाने के आइटम्स होते थे। पत्तों की रोटियां बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बिस्किट की बेटा मेहमान आएंगे मेरे घर में। मेरा मेहमान कौन है? मेरी खुद की बहन मेरी मेहमान है। आइए आइए, बिस्किट बेटा उसको तोड़ के पाउडर बना के कुछ भी बेटा खिला रहे होते थे। चाय बनाते थे नकली, पानी फॉर्म में चाय, ठीक है। बट दोज आर दी मेमोरीज। और ये ऑनेस्ट सी बात है बेटा, मैं मतलब फील करती हूँ ये बात कि हमने जो गेम्स खेले हैं ना बेटा, और हमने जो ये चीजें की है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मिसिंग है, जिससे मुझे काफी वियर्ड लगता है, काफी दुख होता है कि ऐसे कैसे लोग नहीं खेलते हैं ये सारी चीजें। मतलब हम वेट करते थे बेटा लाइट कब जाए, लाइट जाएगी तो हम सारे बेटा भाग के बाहर जाएंगे। वेट करते थे, सारे दोस्त लोग एकदम इकट्ठा होंगे, पकड़न पकड़ाई खेलेंगे, छुपन छुपाई। आज के टाइम पे कौन छुपन छुपाई, कोई खेलता ही नहीं है छुपन छुपाई, जानते भी नहीं होंगे छुपन छुपाई क्या होता है ना। ऊंच नीच का पापड़ा, हाँ, विष अमृत, पिट्ठू खेलते थे, मतलब स्टापू खेलते थे। अपनी फेवरेट एक गिप्पी होती थी, ठीक है। मतलब दीज वर द गेम्स दैट वी यूज्ड टू प्ले, and I used to play a lot. I am so happy that I got the opportunity to play such games instead of just scrolling through only social media or maybe only playing computer games or video games, है ना। एक्चुअल में तो वो गेम्स होते थे बेटा जो एक्चुअल में खुशी देते थे, है ना। मतलब क्या मजा आता था झूले में झूलना, मतलब भरी दोपहरी में बेटा निकल जाते थे। मिट्टी है, गर्मी है, ठंडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना गेम्स खेलो, ठीक है। चलो एनीवे बेटा, नॉस्टैल्जिया हो गया बहुत सारा, ठीक है। लेकिन शुरू करते हैं बेटा PYQ, ठीक है। और बेटा हाइड एंड सीक में तो ऐसी जगह पे हाइड कर जाते थे ना, कि जो वो कर रहा होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे जो वो काउंटिंग करता है, ढूंढता है। हम तो पता नहीं, मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि पता चला कि क्या ही बोलती हूँ, ढूंढ ही नहीं पाता था कहाँ है, ठीक है। हाँ, तो बेटा शुरू करते हैं। मेरे को बताओ, आर यू गाइज रेडी? पहली बात, अगर किसी के पास पोल्स नहीं पहुंचता है तो बेटा इट्स ओके। आपके पास पोल पहुंचे या आपके पास पोल ना पहुंचे, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से।
तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस उतना ही होना चाहिए। आप कमेंट्स में यहां पे मुझे आंसर दो और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट्स में आंसर देना। तो पोल नहीं आ रहा मैम, पोल क्यों नहीं आ रहा मैम, ये नहीं करना बेटा, ठीक है। फोकस पोल पे नहीं, फोकस क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे होना चाहिए। आपको नीट में बेटा फोड़ना है, 720 में 720 लाने हैं और बायो में फुल लाने हैं, ये सोचना है, ठीक है। यस, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बेटा हम करेंगे नीट 2023 में आए हुए सवाल। हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे बेटा सवाल ऑफ नीट 2023। पहले आप पहले क्वेश्चन का आंसर देना, बाद में आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और आपको मैं 60 सेकेंड का टाइम देती हूं और मैं पोल स्टार्ट करती हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए ये, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर हेयर्स, पिना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पिना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मोनो और डाई तो आप बेटा 11th 12th पूरा पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब क्या होता है, अभी आपको जरूरत नहीं है। मैमरी ग्लैंड्स, हेयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैमरी ग्लैंड्स, हेयर, पिन्ना, मैमरी ग्लैंड्स। जल्दी से सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे मेरे को आंसर करेंगे। क्या है आंसर, क्या है आंसर, क्या है आंसर? यस, पहले सवाल का क्या, और अपने आप को बेटा मार्क्स देते जाना, फर्स्ट क्वेश्चन में कितना, सेकंड क्वेश्चन में कितना, थर्ड क्वेश्चन में कितना। तो बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो अपने पास नहीं होती है, मोनोकॉन्डाइलिक आपको पता नहीं है क्या होता है, और अभी आपको पता करना भी नहीं है, लोकोमोशन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपने पास नहीं होती है, जिनके पास ईयर पिन्ना है उनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो चाहिए नहीं बेटा, और हमारे पास है हेयर, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड। अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे होते तो इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली बेटा मार्क्स मिल जाते, है ना। देखते हैं वैसे कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया। मैम को तो मिल चुके हैं 4 नंबर, और पोल का रिजल्ट बेटा आने में कई गुना टाइम ले रहा है, बट गुड टू सी। वैसे कमेंट में बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। इनाया ने 3 सेकंड में, किरण ने 4 सेकंड्स में, मोनी 4 सेकंड्स, रोशन एंड रोशनी, वेरी वेरी गुड, दीज वर द लीडर बोर्ड्स। मैं वापस से बेटा पोल क्रिएट कर रही हूं, और पोल क्रिएट करके आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो एक बारी, और जिसके पास पोल नहीं पहुंच रहा है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ कमेंट्स में आंसर देंगे। ये भी नीट 2023 का दूसरा सवाल है, नीट 2023 का दूसरा सवाल है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट। कॉर्डेट के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, presence of closed circulatory system, presence of paired pharyngeal gill slits, presence of dorsal heart, ट्रिप्लोब्लास्ट, स्यूडोसिलोमेट, एनिमल। इससे बेटा हलवा क्वेश्चन और क्या हो सकता है, दोनों ही बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस थे। हलवा का मतलब होता है जिसमें ज्यादा दिमाग ही ना लगाना पड़े। यार हम कॉर्डेट है, हमारे पास डबल नर्व कॉर्ड कभी नहीं होता, मिड डॉर्सल कभी नहीं होता, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है हमारा, डॉर्सल मोस्ट। हमारे पास डेफिनेटली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, डेफिनेट सी बात है। हमारे कॉर्डेट्स में बेटा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। हमारा हार्ट डॉर्सल कभी नहीं होता, हमारा हार्ट वेंट्रल होता है, और हम ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं पर हम स्यूडोसिलोमेट नहीं होते। यानी बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी हाउ मेनी मेरे जग से न्यारे सपोले आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस सी। बहुत ही कम प्रतिशत भारतीयों ने सी आंसर, बहुत सारे लोगों ने दिया है। किस बात के लिए बेटा सी आंसर दिया तुम लोगों ने? इसमें बहुत सारा बेटा शगुन किया है तुम लोगों ने, गलत बात है। और जेन्युइनली अपने आपको नंबर देना, झूठ नहीं। हर्ष ने बेटा 1 सेकंड में, हर्षल ने आंसर दिया है 1.8 सेकंड, सागनिक चक्रवर्ती 1.9, हनी सोनी ने 2 सेकंड, सईदा कुलसुम एंड अनुभव पाल लीडर बोर्ड के स्टूडेंट्स है, वेरी गुड। तो मेरे को तो बेटा मिल चुके हैं +4। नेक्स्ट बेटा नीट 2022 के 2 सवाल हैं, नीट 2022 के 2 सवाल है। तो मैं पोल क्रिएट कर देती हूं, आप पहला सवाल सॉल्व करो बेटा। अच्छा, ये तो लिखवाना भूल गई बेटा, बट कोई नहीं, ये जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे ना तब आपको बेटा आएगा। एक्चुअल में ये इसके साथ में एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को जोड़ दिया है, तो ये तुम्हें पता नहीं होगा, ये मैं आपको हेल्प कर देती हूं। बिकॉज ये क्या है ना बेटा, ये एनिमल किंगडम और एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को जोड़ दिया है।
तो क्योंकि आपने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि नीट में तो बेटा ऐसा नहीं होता ना कि नीट में सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, नीट में तो बेटा पूरी 11th 12th की साइंस से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बेटा क्या है, हाँ तो सुनो मेरी बात, क्योंकि नीट में तो बेटा चैप्टर्स तो मेन मर्ज होते हैं ना, 11th का कुछ चैप्टर 12th का कुछ उठा के मिक्स करके दे देते हैं, 11th के 2 चैप्टर मिक्स करके दे देते हैं, तो ये 2 चैप्टर का मिक्स करके क्वेश्चन है। अभी आपको पता नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर दे रही हूं, ठीक है। देखो तुक्का मत मारो। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे कि हम जो अपने यूरिन से बेटा एलिमिनेट आउट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, है ना, तो हम बेटा क्या एलिमिनेट आउट करते हैं, हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं, जो आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जो आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब बेटा यहां पे बोला है नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। वैसे तो अगर तुम बेटा दिमाग लगाओगे ना तो तुम ये कर सकते हो, अगर तुम जनरल नॉलेज रखते हो। जैसे कभी तुम घर से बाहर निकले, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी शर्ट के ऊपर बेटा किसी ने, हिंदी में बोलते हैं बीट कर दी, कुछ तो बोलते हैं, करते हैं ना ऐसे, हिंदी में कुछ बोलते हैं, तो सफेद सफेद हो जाता है, ऊपर से बेटा आशीर्वाद मिलता है, ठीक है, दैट इज द पेस्ट और पैलेट, ठीक है। एक्चुअल में जो बर्ड्स होती है ना बेटा, बर्ड्स का जो फीकल मैटर होता है उनके पास भी क्लोएका स्ट्रक्चर होता है। क्लोएका मैंने आपको बताया था ना, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, यूरिनरी कैनाल का एक कॉमन चेंबर है, उनके पास भी होता है। तो उनका जो वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है उस पेलेट के फॉर्म में बेटा बाहर आता है और आपके ऊपर गिर जाता है कभी कभार। तो बर्ड्स में एक्चुअल में इस पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट गिरता है। तो बर्ड्स कौन सी है बेटा, इसमें से सैलेमेंड्रा तो बर्ड नहीं है, हिप्पोकैम्पस भी बर्ड नहीं है, ऑर्निथोरिंकस भी बर्ड नहीं है, पैवो इज अ बर्ड। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट एक्सक्रीशन के साथ में भी जुड़ा हुआ है। पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में बेटा कौन बेटा गिराता है? बर्ड्स। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोनस दे देती हूं, क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है एक्सक्रीशन वाला, तो थोड़ा आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसमें मैं आपको बोनस देती हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं लीडर बोर्ड में अगर किसी ने सही आंसर दिया है, ठीक है, ये इसमें आप अपने आप को भी बोनस दे सकते हो। आप तब तक बेटा क्या करो, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। एक तो बेटा पोल का आंसर इतनी देर के बाद आता है कि यार जो पोल्स के लिए यहाँ पे उनको प्लीज बुला दो कि पोल्स इतना स्लो क्यों चल रहा है, किसी को बुला दो जो भी पोल्स देखने के लिए। बेटा 10 घंटे बाद ये पोल चलता है आंसर की, क्या ही बताएं, कराने का ही मन नहीं करता है पोल्स। 2 घंटे तक आंसर आ रहा है बेटा, तुम उसका आंसर दो, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड? ये अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, पैवो, सीटाक्यूला, कॉर्वस, कोलंबा, कैमिलियन, बूफो, बैलिनोप्टेरा, बंगैरिस। 10 घंटे तक ये पोल के आंसर ही नहीं आते हैं, फिर आप लोग बोलते हो पोल्स कराने के लिए। बूफो, बैलिनोप्टेरा, बंगैरिस, कैटला, कोलंबा एंड क्रोकोडाइलस। तो बेटा एक्चुअल में एडिशनल चेंबर बर्ड्स में होते हैं। कातला बर्ड तो है नहीं, बूफो भी बर्ड नहीं है बेटा, कॉर्वस बर्ड है, कोलंबा बर्ड है, कैमिलियन तो बर्ड नहीं है, पैवो, सीटाक्यूला, कॉर्वस। इसमें किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या? अब जाके बेटा इसका आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब हम अगला पोल जब करेंगे तब इसका आंसर हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा 4 नंबर, इसमें भी अपने आपको बोनस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो 2022 के सवाल थे ये 2। अब हम बढ़ते हैं बेटा किस सवाल की ओर? अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का पहला सवाल, तो देते हैं आपको टाइमर, ठीक है। 2021 का पहला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, मैच द फॉलोइंग करना है आपको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कोम्ब प्लेट, नीडोब्लास्ट, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनेलिडा, पोरीफेरा। क्या मैच कर सकते हैं सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे? यस। मेटामेरिज्म किस में मिलेगा? इनमें से मेटामेरिज्म किस में मिलेगा? मैं करूं तुम्हारे साथ सॉल्व। ए का हो गया 3, ठीक है। कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? कैनाल सिस्टम मिलेगा पोरीफेरा, तो बी का हो गया 4। कोम्ब प्लेट, सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स बेटा टीनोफोरा, सी का हो गया 2। तो नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग जो सेल्स होते हैं वो सीलेंट्रेटा में मिलते हैं। ऑप्शन हो गया 3 सही है। अरे 2 आंसर काय को दे रहे हो भाई? मैंने गलत तो मार्क नहीं किया है, कोम्ब प्लेट्स टीनोफोरा में ही है ना, सी का 2 सही है ना यार। बेटा 2 क्यों आंसर दे रहे हो? बहुत गंदी बात है बेटा, बहुत गंदी बात। इतने बेटा आसान क्वेश्चन में अगर गलती करोगे तो क्या ही फायदा है बेटा, इतने आसान क्वेश्चन में अगर मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा। तो बेटा हो गया ये। अब बेटा पोल का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
बहुत गंदा परफॉर्मेंस था तुम्हारा इस क्वेश्चन में। आज तुम्हें कोई गाना नहीं सुनाया जाएगा। जिस हिसाब से बेटा तुम आंसर दे रहे हो ना, तुम्हें आज कोई गाना नहीं सुनाया जाएगा। ए कैसे आंसर दिया तुमने? मेटामेरिज्म ए तुमने 4 कैसे कर दिया बेटा? क्वेश्चन आगे पीछे। पोल स्लो आया क्या? अच्छा 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 अच्छा, पोल तुम्हारा स्लो आया है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है क्या तुमने? चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तुमने खुद से तो आंसर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसलिए मैं पोल्स कराती ही नहीं हूं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है पोल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, मैं पोल्स नहीं क्रिएट कर रही हूं, आप खुद से आंसर दो। मेरे को पानी भिजवा देना, ठीक है? किसी से बोलो कि पहले पोल्स को ठीक तो करा दे। टीचर्स बिल्कुल ही मैं क्लास में डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं है। चलो चलो अगले क्वेश्चन का बेटा। यार गिरीश, मेरे लिए पानी भिजवा देना प्लीज। हाँ यार बेटा, मैं पोल्स नहीं करा रही, इसलिए मैं बेटा, मेरे को ना परेशानी होती है, क्योंकि ना मैं अगर कराऊंगी फिर तुम्हारे पास पहुंचता नहीं है तो मेरे को बुरा लगता है यार। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेलमिंथ, echinoderm are triploblastic and coelomate animal, roundworm have organ system level of organization, comb plates present in ctenophora help in digestion। आप सोच के देखो, 2021 का ये दूसरा सवाल है, ये 2021 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, मेटाजेनेसिस हेलमिंथ में नहीं दिखती। हेलमिंथ मतलब प्लैटी हेलमिंथिस या एशके हेलमिंथिस में नहीं दिखती। ए तो गलत हो गया, तो ए जिसमें भी है वो ऑप्शन हटा दो। ठीक है, echinoderm are triploblastic and coelomate animal, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा जब बी करेक्ट है तो बी इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। जब बी इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है तो आप सोचो इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। फिर भी क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, सी भी करेक्ट है। कोम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, प्रेजेंट तो होती है पर डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, लोकोमोशन में हेल्प करती है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4। और तगड़े आंसर आए हैं कमेंट्स में, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। 2021 के दूसरे सवाल में मिल चुके हैं आपको बेटा 4 नंबर। अब बेटा बढ़ते हैं 2021 के ही तीसरे सवाल, 2021 का तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। Physalia, Lemulus, Ankylostoma punctada, pearl oyster, Portuguese man of war, living fossil and hookworm। Physalia किसे बोलते? Portuguese man of war, belongs to the phylum Coelenterata। Lemulus is living fossil, belong to the phylum Arthropods। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। Ankylostoma is hookworm, it belongs to the phylum Aschelminthis। सी का हो गया 4, ऑप्शन हो गया 3। आपको मिलते हैं लड्डू, लड्डू मतलब खुशी के लड्डू, अंडे वाला लड्डू नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन 3, हमें मिल गया +4। पिंकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर, बिलोंग्स टू द फाइलम मॉल्यूस्का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ही चौथा सवाल, 2021 का क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following organism bear long hollow pneumatic bones? हेमीडेक्टाइलस, ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस, नियोफ्रॉन। तो बेटा देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हॉलो न्यूमैटिक बोन्स बर्ड्स में होते हैं, बर्ड्स का एक साइंटिफिक नेम दे दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑर्निथोरिंकस मैमल है बेटा, डक बिल प्लैटिपस। हेमीडेक्टाइलस जिससे आप बेटा डरते हो, दैट इज वॉल लिजर्ड। मैक्रोपस बेटा कंगारू, जो क्यूट सी होती है, पाउच में अपने बच्चे को लेके रहती है, दैट इज मैमल। नियोफ्रॉन इज वल्चर, तो वल्चर में ही होगा। लॉन्ग हॉलो न्यूमैटिक बोन्स, कितना सरल, इससे ज्यादा सरल बेटा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिस इज द इजीएस्ट पेपर। एक्चुअल में इट इज इजी, एक्चुअल में इट इज इजी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे खुद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही बिल्ट होगा। चाहे मैं कितनी भी तुम्हारी तारीफ कर दूं, मैं तुम्हें कितना भी कंटेंट पढ़ा दूं, मैं तुम्हें कुछ भी करा दूं, पर कॉन्फिडेंस तुम्हारा तभी बिल्ट होगा जब तुम्हारे टेस्ट में अच्छे आएंगे, जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। दैट इज बेटा फॉर श्योर। ठीक है, चलो 2020 का बेटा पहला सवाल, 2020 का पहला सवाल। चलो इसका मतलब तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है,
अच्छा 6 to 15 पेयर, बट उसके बिना भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे तुम्हें इसका मतलब पता हो या ना हो, बट तुम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही देते हैं कि तुम कर पाओ, ऐसा कभी नहीं देते हैं कि तुम ना कर पाओ। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं बेटा? साइक्लोस्टोम्स में होते हैं। ए का हो गया 2, देखो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, और तुम्हें क्या चाहिए? ए का 2 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। कई बच्चे हेट्रो सर्कल देख के पहले उनको मौत आ जाती है, हेट्रो सर्कल तो मैम ने नहीं बताया, हेट्रो सर्कल तो मैम ने नहीं बताया, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे ट्राई तो करके देख एक बारी कि कर पाएगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, है ना। और पॉइजन स्टिंग बेटा ट्राइगॉन में होगी, जी फॉर ट्राइगॉन। पॉइजन स्टिंग गंदा वाला ट्रिक जो मैंने बताया था। डी का 1 चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो बेटा, क्रॉस चेक कर लो बेटा। आंसर क्या है इसका? ए का क्या दिया है? 2, ए का 2 यानी कि ऑप्शन 2, है ना। एयर ब्लैडर बेटा किस में होता है? एयर ब्लैडर बेटा ऑस्टिक्थिस में होता है, तो सी का हो गया 4, सी का हो गया 4। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन का मतलब मैं बता देती हूँ बेटा, मछली में तुमने ये कॉर्डल फिन पढ़ी थी ना। कॉर्डल फिन का मतलब होता है पूंछ वाली फिन, तो किसी किसी की पूंछ वाली फिन जो होती है इक्वल होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है, इसे बोलते हैं होमो सर्कल कॉर्डल फिन। होमो सर्कल का मतलब होता है जिनकी पूंछ जो होती है इक्वली डिवाइडेड होती है, और किसी किसी की पूंछ अनइक्वल डिवाइडेड होती है इस तरीके से, इसे बोलते हैं हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन, तो ये जो होती है ये कार्टिलेजिनस मछली में दिखती है, और ये जो होती है ये बोनी फिशेस में दिखती है। अगर इक्वली डिवाइडेड है तो वो क्या होगी? होमो सर्कल बोनी फिश। अगर अनइक्वल डिवाइडेड है हेट्रो सर्कल तो वो कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, डन डन एंड डन। नेक्स्ट बेटा 2020 का ही, 2020 में 3 सवाल आए हैं, तो ये 2020 का ही, 2020 का दूसरा सवाल, 2020 का तीसरा सवाल। पहले 2020 का दूसरा सवाल करो, जल्दी करो। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, पहले देख लो इसमें से एसिलोमेट कौन है? ये तो स्यूडोसिलोम है, ये तो बेटा ये एसिलोम है, ये यूसिलोम है, ट्रूसिलोम, ये एसिलोमेट है, ये भी एसिलोमेट है, बट ये रेडियली सिमेट्रिकल है और ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। +3, ये तो तुम्हें रट चुका होगा, अब तक रट चुका होगा 100%। जिस तेजी से तुम आंसर दे रहे हो तुम्हें रट चुका है ना। चलो 2020 का ही बेटा तीसरा सवाल रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स में, कहीं पे भी रख दो, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, गलत बात, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ टेल में होता है। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्डेट इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड, दैट इज ट्रू बेटा, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, किसके केस में बोल रहा है बेटा? कॉर्डेट्स के केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ट्रू बात है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, गलत बात है, फॉल्स। तो बेटा डी तो गलत ही है, डी गलत है, ठीक है, और ए भी गलत है, ए गलत है, ए गलत है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें मिल चुके हैं 4 नंबर, हमें 2020 के तीनों सवाल बेटा सॉल्व कर लिए, लेकिन अब 2020 का आ गया चौथा सवाल। आप सोचो 2021 में और 2020 में 4 सवाल इस चैप्टर से है। कितना ज्यादा वेटेज है, जिसको हमने सबसे पहले कवर कर लिया ताकि लास्ट में आपके पास लोड ना रहे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग बेटा, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस, ग्रेगेरियस मतलब जो झुंड में अटैक करते थे। झुंड में कौन अटैक करता था बेटा? लोकस्टा, टिड्डा, याद है। ए का हो गया 4, एक ही ऑप्शन में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है बेटा ग्रेगेरियस। ठीक है, एडल्ट जिनमें रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, लार्वा जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, एकाइनोडर्म्स में होती है। बी का हो गया 1, ठीक है, बी का हो गया 1, ए का 4, बी का 1। बुक लंग्स आर्थ्रोपोडा में होता है, स्कॉर्पियन इज आर्थ्रोपोडा। बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा में होता है, डी का हो गया 3, ऑप्शन हो गया 3, हमें मिल गया +4। हम बढ़ते हैं बेटा 2019 के सवाल की ओर, और 2019 में आए थे 2 सवाल, 2019 में आए थे 2 सवाल। पहला सवाल 2019 का,
कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। आप देख रहे हो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कितना सॉल्व होता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। Select the correct option of animal which possess all the above characteristic. सेगमेंटेशन बेटा सिर्फ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में होती है, तो बस एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, बाकी किसी में सेगमेंटेशन होती ही नहीं है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है। +4, इससे ज्यादा हलवा सवाल क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। देन बेटा 2019 का दूसरा सवाल, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनिया। पाइला क्या है, पाइला है एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल किससे बिलोंग करता है, मॉल्यूस्का। मॉल्यूस्का के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। बॉम्बिक्स सिल्क वर्म किससे बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा। क्या होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, मल्फीगियन टिब्यूल। बॉम्बिक्स का हो गया 4, बी का हो गया 4, आंसर हो गया ऑप्शन 2। प्लूरोब्रेकिया, टीनोफोरा, टीनोफोरा में होते हैं कॉम्प्लेट्स। टीनिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, एक्सक्रीशन के लिए होते हैं फ्लेम सेल। दैट इज इट। वैसे इस साल ना एक और सवाल आया था, मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ 2 ही सवाल रखे पर 3 सवाल आए थे। मुझे लग रहा है एक एकाइनोडर्म से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ना बेटा छूटा हुआ एनिमल किंगडम का। इस साल ना मैंने ये 2 सवाल कराए ना 2023 के, 2023 में 3 सवाल आए हैं। वो एकाइनोडर्म से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, रेडियल सिमेट्री, और वो वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। तो 3 सवाल आए थे इस साल, 2 नहीं आए थे, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। बट एनीवे, अब आप मुझे बताओ, हमने सारे बेटा इतने सारे PYQ किए, इतने सारे PYQ किए, आप मुझे बताओ आपकी क्या फीलिंग है। आपसे मैं जानना चाह रही हूं, हाउ डू यू ऑल फील बेटा, हाउ डू यू ऑल फील, यू टेल मी वन फर्स्ट, हाउ डू यू ऑल फील बेटा आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कि आपको क्या लग रहा है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, यस यस, हाँ हाँ, मतलब डू यू फील इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हम सोचते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है बेटा, आप खुद की एनालिसिस करो। आप वही बेटा सपोले हो जो फर्स्ट डे क्लास में आए थे, और मैं आपको अपना फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताऊं तुम्हारी क्लास में, तो मैं फर्स्ट डे तुम्हारी क्लास से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तुम कितने, पता नहीं तुम भी शायद मेरे से डिसअपॉइंटेड रहे होगे, मुझे नहीं पता, पर मैं इतनी डिसअपॉइंटेड थी कि मेरे को लग रहा था तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, जब बच्चे कह रहे थे कुछ समझ नहीं आया, बेसिक्स बता दो मैम, बेसिक 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 बेसिक, मैम हमने 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, मैम हमने 9th में कुछ नहीं पढ़ा है, मैम हमारा ये, तो मुझे लगा कि ये बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये बच्चों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ में पढ़ो। मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलवाती हूं कि तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये बेटा कहीं बाहर के तो क्वेश्चन है नहीं, ये तो नीट में ही पूछे गए सवाल है, मैंने तो नहीं बनाए, है ना। हमने जो क्लास में पढ़ा उसी को बस बेटा इसमें एप्लीकेशन कर दिया है ना, इसी को उसमें एप्लीकेशन किया है। तो यही तो बेटा डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस है, यही तो आपकी प्रोग्रेस है कि क्लास में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर है ना, तो इसी पेशेंस और मैं कहती हूं कंसिस्टेंट हार्डवर्क, आपने डे 1 एकदम एनर्जी से पढ़ा और लास्ट तक आते आते मौत आ गई, तो फिर बेटा कोई फायदा नहीं है ना। आपको कंसिस्टेंट वे में बेटा, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं बेटा पता है आपको एक बात कहूं, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे मोटिवेट होती हो वर्कआउट करने के लिए, है ना। तो मैं ऐसा कोई बेटा बहुत मतलब हार्डकोर वर्कआउट नहीं करती हूँ कि मेरे को ऐसे ही करना है, मेरे को इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, नहीं, या मुझे 2 घंटे वर्कआउट करना है या मेरे को 1 घंटे वर्कआउट करना है, नहीं। मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे को ना कंसिस्टेंट वे में करना है। मतलब कि अगर मेरे को जिस दिन डिमोटिवेशन आ रही है कि आज मेरे को वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या सोचती हूँ ना कि यार मैं 10 मिनट्स कर लेती हूँ, मैं 15 मिनट्स कर लेती हूँ, इट्स ओके, पर मैं करूंगी जरूर। It is not about that one day I should do 2 hours and then 3 days I'm taking a break and again I'm doing for 1 hour then I'm taking a break. It should not be like that.
कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मैंने बेटा हर दिन भी ना, मैं आपको सच्चाई ये बता रही हूं, मैं अगर 20 मिनट्स का भी वर्कआउट करूं या 30 मिनट्स का भी करूं, बट मैं कंसिस्टेंट वे में अगर करूं तो मेरी बॉडी को उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, रादर देन वीक में सिर्फ 2 दिन करूं 2-2 घंटे के लिए। तो बेटा पढ़ाई में भी वही चीज होती है, कंसिस्टेंसी इज द की। बी कंसिस्टेंट एंड आई प्रॉमिस यू बच्चों, इफ यू बी कंसिस्टेंट दिस एग्जाम विल बी सुपर सुपर इजी फॉर यू, सुपर इजी फॉर यू। ठीक है, चलो तो बेटा क्या आप लोग तैयार हैं नए चैप्टर के लिए? हाँ ठीक है, क्या आप लोग बेटा तैयार हैं नए चैप्टर के लिए? और बेटा अगर आपसे 2-3 गलतियां हो गई है ना, उसमें भी दुख वाली कोई बात नहीं है। क्या आप उसके लिए डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मेरे तो गलत हो गए? इट्स ओके, किससे मिस्टेक नहीं होती है? मैम से नहीं होती है क्या? होती है, तो आपसे नहीं हो सकती क्या? हम इंसान है बेटा, होगी मिस्टेक्स। अच्छी बात वो होगी बेटा कि मिस्टेक से आपको लर्न करना है। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। गलतियां अगर रिपीट करोगे तो यानी कि लर्निंग क्या हुई? जीरो, है ना? इफ यू डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन मीन जीरो लर्निंग। सो डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू डू मिस्टेक्स इन द क्लास। सोचो अगर यहां पे मिस्टेक नहीं करोगे, हो सकता है वो एकदम से बेटा झटके में नीट में मिस्टेक कर दिया, तो यहां मिस्टेक करके आप लर्न कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो मिस्टेक्स आर ओके बेटा, जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट एंड सबसे गलतियां होती है और गलतियां नॉर्मल है। चाहे क्वेश्चन में गलती हो, चाहे जीवन में गलती हो, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखो और उससे बेटा आगे बढ़ो। उसको लेके क्रिप मत करो और रो मत, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, हाय मेरी जिंदगी खराब हो गई, हाय मैं क्या करूंगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, काफी ज्ञान हो गया। अब हमारे पास 45 मिनट्स का बेटा टाइम बचा है, जिसमें हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला था नए चैप्टर का, एंड दैट इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर जूलॉजी। सबका ही होता है वैसे, मेरे को तो पूरी जूलॉजी अच्छी लगती है। खैर, दैट इज बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन से यूजुअली हम शुरू करते थे, बट नई एनसीईआरटी में क्योंकि डाइजेशन डिलीट कर दिया गया है, एनटीए का कोई अपडेट नहीं है कि उन्होंने नीट से डिलीट कर दिया है या नहीं, तो हमने उसे अभी के लिए तो डिलीट कर दिया है। हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से बेटा स्टार्ट करेंगे, बट हम डाइजेशन को भी लास्ट में एकदम कवर करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो बेटा चैप्टर की शुरुआत में तो बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हेडिंग डालते हैं, चैप्टर का नाम तो एटलीस्ट बहुत सुंदर से डालते ही हो। ठीक है, तो बच्चों यस, हाँ चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालते हैं बेटा, क्या चैप्टर का नाम? दिस इज अ न्यू चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, मैम ने कुछ ज्यादा ही कलाकारी कर दी, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज द न्यू चैप्टर, दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 1, जहां हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, यस। और बेटा रिवीजन का एक तरीका बताती हूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये भी बहुत आम बात है कि चाहे आपने कितनी भी अच्छे से पढ़ाओ, आप पीछे का भूलते जाते हो। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, बाकी सब्जेक्ट्स पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। तो मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको रिवीजन का एक तरीका बताती हूं कि आप क्या कर सकते हो ना बेटा। देखो लाइव का तो आपको लाइव में पढ़ना है, आप लाइव को बैकलॉग नहीं कर सकते, बट वो ऐसा क्या कर सकते हो जिससे पिछली क्लास का भी रिवीजन होता रहे। सबसे फर्स्ट चीज तो बेटा एनसीईआरटी सबसे बेस्ट वे होती है रिवीजन का। ठीक है, तो वीक में ना आप ऐसे 2 दिन निकाल लो, जिन 2 दिनों में ना आप सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 दिन हाफ एन आवर भी अगर हो, हाफ एन आवर छोड़ 45 मिनट्स आप निकाल लो पीछे का पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने चीजों को इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर आप वीक में 2 दिन भी निकाल लोगे ना 30 to 45 मिनट्स, तो आपका पीछे का भी ना एक बार रिवीजन हो जाएगा। और एनसीईआरटी से करना है रिवीजन। आप चाहो तो नोट स्किप कर दो अभी के लिए, मतलब रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी तो चीजें बार बार जब रिपीट होती है ना बेटा, तो वो याद होती रहती है। ठीक है, यस। बायोमोलिक्यूल्स बॉटनी में पढ़ाएंगे या जूलॉजी में? जूलॉजी में। ठीक है, चलो तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ ह्यूमन फिजियो या ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, बच्चा कह रहा है नेक्स्ट लेवल का जी बनाया है मैम ने इसमें, और क्या मैम को भी कलाकारी कम थोड़ी आती है। तो बेटा आज है चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन,
और आज जो चीजें बताई जाएंगी, इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने एनिमल किंगडम में भी फर्स्ट जो यार एसी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा कर दे, थोड़ा सा ठंडा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा। तो हाँ, तो बेटा जैसे कि हमने इस साइड में यार, इस साइड वाला है, पूछ ले किसी से। तो बेटा जैसे कि हमने एनिमल किंगडम में भी कहा था ना बेटा कि फर्स्ट जो चैप्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट जो लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चैप्टर का एक ब्रीफ आपको देता है, चैप्टर का पूरा समरी आपको बताता है। तो आज जो हम चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं वो इस पूरे चैप्टर के एक तरीके से समरी या ब्रीफ बताएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा देखो, पता नहीं मुझे एनसीईआरटी ने क्यों फर्स्ट चैप्टर को डिलीट किया, बट बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी को एक तरीके से क्यों पढ़ा जाता है। पहले हम डाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि डिलीट कर दिया है। पहले हम डाइजेशन ही क्यों पढ़ते हैं, पहले हम उसके बाद ब्रीदिंग ही क्यों करते हैं, उसके बाद सर्कुलेशन वाला चैप्टर क्यों पढ़ा, उसके बाद एक्सक्रीशन वाला चैप्टर क्यों पढ़ा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। सब आपस में बेटा कैसे कनेक्टेड है, सब आपस में बेटा कैसे कनेक्टेड है। तुमने बेटा खाना खाया, खाना क्यों खाते हो, मजा आता है, टेस्टी लगता है। एक्चुअल में बेटा साइंटिफिकली देखा जाए तो क्यों खाना खाते हो, खाना खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी मिलती कब है बेटा, जब तुम उस खाने को यूज कर पाओ, यूटिलाइज कर पाओ। अब तुम बेटा खाना खा रहे हो, है ना, तुम खाना खा रहे हो, तुमने चबाया, फूड तुम्हारे ईसोफेगस से स्टमक में गया, हर जगह बेटा कुछ ना कुछ फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे तुम डाइजेशन बोलते हो एक्चुअल में, है ना। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन एक दे रही हूं, जिससे तुम बेटा ब्रेकडाउन करके तुम्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी, जब सेल्स उसको यूज करेंगे। सेल्स उसको कैसे यूज करेंगे, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा। फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ऑक्सीजन अवेलेबल कब होगा मेरे बच्चों, जब तुम ऑक्सीजन अंदर लेके जाओगे, जब तुम ब्रीदिंग करोगे। समझ आ रही है बात, हर एक चीज रिलेटेड है भाई। खाना खाते ही एनर्जी थोड़ी मिली, खाना खाओगे, डाइजेशन करोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करोगे तो एनर्जी मिलेगी। बट भाई सेल्स तक ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, आखिर ऑक्सीजन सेल्स तक लेके कौन जाएगा, तो सर्कुलेशन की बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो भाई इसीलिए तो ब्लड की जरूरत है, जो बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ते हो कि ऑक्सीजन कैसे जाता है तुम्हारे ब्लड के थ्रू तुम्हारे सेल्स तक, जिसके बाद वो उसको यूटिलाइज कर पाता है। अब खाना पीना तो खा लिया, फिर बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट भी तो बॉडी के अंदर बनेंगे, उसको कैसे एलिमिनेट आउट करोगे, एक्सक्रीशन के माध्यम से। तो तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो, समझ आ रही है बात। तो हर एक चीज बेटा आपस में रिलेटेड है, एवरीथिंग इज बेसिकली रिलेटेड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। चैप्टर भले ही हम अलग अलग पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली मुझे सबसे पहले तुम्हें किसके बारे में बताना है, ब्रीदिंग। एक वर्ड दिया हुआ है ब्रीदिंग। एनसीईआरटी तो देखो बेटा कहीं कहीं पे कुछ स्टूपिड बातें करती है, लेकिन बेटा चाहे एनसीईआरटी स्टूपिड बातें करे, पर एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में लिखी हुई बात ही हमें करेक्ट मानना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो बेटा दो वर्ड्स हैं, एक ब्रीदिंग, एक रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने दोनों को एक दूसरे के, एक तो यहां पे किसी को बेटा मेरी कही हुई बात समझ ही नहीं आती है, उसको मैंने बोला एसी ठीक करने के लिए, वो पता नहीं कहां भाग गया। मैंने थोड़ा ठंडा किया है, क्यों, हाँ क्योंकि अभी 26 पे था। हाँ 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 यस, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब तुम सिर्फ सुनोगे तो बस। चैट डिसेबल हो गए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, चैट डिसेबल कर दिया। अब मैम सिर्फ स्क्रीन से तुम्हारा चैट डिसेबल कर सकती है। अच्छा सुनो, हाँ देखो, तो एनसीईआरटी तो कहती है बेटा कि ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो एनसीईआरटी ने यहीं पे पहली जो चैप्टर नंबर 17 था पहले, तो अब पता नहीं कौन सा चैप्टर नंबर है एनसीईआरटी में, देख लो बेटा आप एक बारी, आपके पास पुरानी या न्यू एनसीईआरटी जो भी है। एनसीईआरटी ने तो बेटा सिंपली कह दिया है ब्रीदिंग विच इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, बट बेटा ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है, दोनों एक्चुअल में सेम नहीं होते, ठीक है। तो मैं थोड़ा दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, और एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पूरा हमें कैसे पढ़ना है उसको एनसीईआरटी ने 2-3 पेजेस के बाद, पहला पेज है फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरे पेज में ना बेटा एनसीईआरटी ने ये वाला एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इसने रेस्पिरेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं।
तो हमें सबसे पहले, भले ही एनसीईआरटी ने इसे 3rd पेज पे दिया हुआ है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, बट इसे हमें सबसे पहले करना है। क्यों हमें इसे सबसे पहले करना है? क्योंकि ये चैप्टर का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल में पूरा जो प्रोसेस है वो ये 5 स्टेप्स में है, तो हम सबसे पहले इसे कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ बेटा? वर्ड। मैं सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगी कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग। तो मैं सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करूंगी? द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बेटा कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा ब्रीदिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग बेटा? ब्रीदिंग का मतलब आपको क्या लगता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग का मतलब एक्चुअल अगर सरल भाषा में देखा जाए ना, अगर सरल भाषा में बेटा देखा जाए, सरल भाषा में इसका मतलब होता है सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैस, ठीक है। सिंपल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन ऑफ गैस, सिंपल भाषा में सांस लेना, ठीक है। सिंपल भाषा में सांस लेना, मैंने इनहेल किया मतलब मैंने सांस अंदर किया, या मैंने सांस बाहर फेंका यानी मैंने एक्सहेल किया। सिंपल वेंटिलेशन, ठीक है, ठीक है। सिंपल वेंटिलेशन को कहते हैं ब्रीदिंग। इनहेल करना और एक्सहेल करना, जो हम नॉर्मली कर रहे हैं। सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं, ठीक है। आपको लिखना है बेटा सिंपल inhalation inhalation, that is intake of air and exhalation exhaling out air, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। बेटा इनहेलेशन के लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इनहेलेशन के लिए एक और वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं, इनहेलेशन को बोला जाता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों? एक्सहेलेशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। तो सिंपल बेटा नॉर्मल एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना क्या बोलते हैं इनको बेटा? इसको ही बोला जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। सब कुछ नोट करना है बेटा, सब कुछ नोट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि एनसीईआरटी तो कहती है ब्रीदिंग ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग जिसको कॉमनली रेस्पिरेशन बोला जाता है, बट एक्चुअल में आप देखोगे रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ब्रीदिंग इंक्लूडेड होता है। मतलब ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। और रेस्पिरेशन भी बेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक ही रेस्पिरेशन मतलब खत्म। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर मेरे को रेस्पिरेशन को भी एक आम भाषा में जानना है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्चुअल में फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, एक्चुअल में फूड का ब्रेकडाउन हो जाना। ब्रीदिंग में तो तुम एयर को इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, रेस्पिरेशन एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। समझ आ गई बात? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आपने, या ब्रेकडाउन ऑफ एक्चुअल में जो आपने फूड किया जिससे आपको एनर्जी मिली, उसे आपने रेस्पिरेशन बोला, ठीक है। आप एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, यस। वो डिपेंड करेगा कि वेदर ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेकडाउन कर रहे हो फूड का या विदाउट ऑक्सीजन तुम ब्रेकडाउन कर रहे हो, उसके बेसिस पर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। बिल्कुल सही दिव्या बेटा, आपका एक पॉइंट बहुत सही है, उसको मैं अभी इंक्लूड करूंगी, बेटा। मुझे एक सेकंड दो, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है बेटा दैट इज व्हाट? रेस्पिरेशन। दैट इज व्हाट? रेस्पिरेशन। तो अगर मैं रेस्पिरेशन को लेमैन लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। पहले बेटा आप यहां तक नोट करो,
दिव्या ने एक बात बताई है कि ब्रीदिंग जो होता है या रेस्पिरेशन जो होता है एक तरीके का फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो उसे फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, मैं उसे अभी समझाऊंगी, ठीक है, उसे मैं अभी समझाऊंगी आपको, ठीक है। यस, पर आप पहले बेटा यहां तक नोट कर लीजिए एवरीबॉडी, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। थैंक यू अंशिका बेटा। यस यस एवरीबॉडी, फटाफट से। फिर बेटा एक ना हमें लैंडस्केप बनाना है, लैंडस्केप में एक चीज को हमें करना है, ठीक है। डन 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 कर लो, डन डन डन। अब बेटा देखो, जैसे कि मैंने कहा ब्रीदिंग जो होती है ना वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, और रेस्पिरेशन भी अलग अलग टाइप से होती है। जैसे बेटा, जैसे वेट करो, एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स होते हैं। हमें पूरे चैप्टर में बेटा यही तो पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल बेटा पार्ट, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा बेटा, आपको ये समझ में आएगा। ये स्टेप्स बेटा बेसिक स्टेप्स है, बेसिक इस चैप्टर के स्टेप्स है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से प्यार से पढ़ते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें लिया रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो कॉपी को बेटा लैंडस्केप में करना है, और लैंडस्केप में आपको ये डायग्राम के साथ में फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। हेडिंग क्या होने वाली है इस बेटा, इस चीज की हेडिंग होने वाली है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। हेडिंग क्या है बेटा इस पार्ट की, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसको आप जब बनाओगे ना बेटा लैंडस्केप में बेटा एक्चुअल में हाफ पेज में ये नहीं आएगा, आपको न्यू पेज में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करना ना, जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन के बाद वाला टॉपिक होगा ना, जो आपका आधा पेज का स्पेस बचा आप उसमें कर लेना, या पेज को छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, फ्रेश पेज से करना। हाफ पेज में ये नहीं आएगा बेटा, इसमें काफी कुछ लिखना है आपको, तो आपको फुल पेज चाहिए, ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन में हम कैसे बनाएंगे, मैं पहले आपको समझा दे रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें इस पूरे पेज में बेटा कुछ ना कुछ बनाना है, हमें ये पूरा पेज चाहिए, कुछ चीजें लेफ्ट साइड में होगी, कुछ चीज राइट साइड में होगी। अच्छा, रेस्पिरेशन करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप बेटा जो मुझे करना पड़ेगा वो है सांस लेना, यानी नॉर्मल वेंटिलेशन। नॉर्मल वेंटिलेशन मुझे करना पड़ेगा, राइट। हमें नॉर्मल वेंटिलेशन करना पड़ेगा, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करना पड़ेगा। ब्रीदिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मुझे रेस्पिरेशन करना है तो मेरे को सबसे पहले तो सांस लेनी पड़ेगी यार, ब्रीदिंग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन उसमें मैं पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं बना रही हूँ मेरे अर्जुनास का नाक, अर्जुनास का मुंह, अर्जुनास की ये चिन, ठीक है। आंख में नहीं बना रही हूं। तो तुमने बेटा क्या किया ना, ये तुम्हारी विंड पाइप, और समझो मैं ये तुम्हारी एल्वियोलाई बना रही हूं, और एल्वियोलाई के साथ में मैं यहां पे तुम्हारा ब्लड बना रही हूं, जिनके बीच में एक्सचेंज होगा, जो आप आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। ठीक है। तो तुमने जो पहला काम करना है बेटा, जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, दैट फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग की डेफिनेशन तो हम लिख चुके हैं, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग को ही वेंटिलेशन भी बोला जाता है, ब्रीदिंग को ही वेंटिलेशन भी बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में कर क्या रहे हैं बच्चा लोग, वेंटिलेशन में कर क्या रहे हैं बच्चा लोग, वेंटिलेशन मतलब इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, inhale and exhale of air. This is simply meaning inhale and exhale, inhale and exhale. This is the first step. अब आप मुझे बताओ बेटा, inhale exhale करने के बाद एयर तुम्हारी ड्रॉ करना है बेटा, सब कुछ ड्रॉ करना है, ऑफ कोर्स बेटा सब कुछ ड्रॉ करना है, मैं ऐसे ही थोड़ी बना रही हूं। अब आप मुझे बताओ बेटा, सांस लेने के बाद क्या सांस को तुम्हें आगे कहीं पहुंचाना है या नहीं, पहले आप मुझे बताओ। क्या सिर्फ सांस लेना तुम्हारा काम है?
ऑक्सीजन को तुम्हें टिश्यू तक पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाना है ना बेटा, राइट राइट। तो बेटा अगर तुम्हें ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो ऑक्सीजन को तुम्हें मिक्स तो करना पड़ेगा ना ब्लड में। आगे के आने वाले टॉपिक्स में तुम पढ़ोगे, आगे के आने वाले टॉपिक्स में तुम पढ़ोगे बेटा ये एल्वियोलाई है भाई, एल्वियोलाई बेटा ये बेसिक बता रही हूं। अगेन मैंने क्या कहा था, पेशेंस रखना, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो तुम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक बता रही हूं। ये तुम्हारी एल्वियोलाई है ना लंग्स की, ये तुम्हारी लंग्स की एल्वियोलाई है बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। तो बेटा एयर को बेटा इनहेल करने के बाद ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी को नहीं दूंगा, देना तो पड़ेगा ना यार, देना तो पड़ेगा। तो ये तुम्हारी मैंने एक कैपिलरी बनाई हुई है जिसके बारे में आगे तुम पढ़ोगे। लंग्स में ये कैपिलरी होती है जहां पर एयर का एक्सचेंज होता है बेटा, इस कैपिलरी को बोला जाता है पल्मोनरी कैपिलरी, इस कैपिलरी को बोला जाता है पल्मोनरी कैपिलरी। ये कैपिलरी क्या है बेटा, पल्मोनरी कैपिलरी है। ये तुम्हारी एल्वियोलाई है, तुम्हारी ऑक्सीजन बेटा कहां आ रही है, इस तरीके से तुमने जो सांस लिया, अब तुम क्या करोगे बेटा, सांस जब तुम भरते हो तो इस तरीके से तुम्हारे विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होते हुए हवा यहां आई। अब तुमने यहां से बेटा ऑक्सीजन को दे दिया इनको, ब्लड को, और ब्लड में जितना भी CO2 था बेटा उसे वापस ले लेते हैं, जिसका प्रोसेस हम पूरा पढ़ेंगे। इसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। इसका पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ोगे बेटा आगे। मैंने सिंपली क्या बोला बेटा, जो हवा तुमने अंदर लिया अब उस हवा को तुम्हें एक्सचेंज करना है। तो तुम्हारी लंग्स में एल्वियोलाई होती है, तुम उस एल्वियोलाई से बेटा ऑक्सीजन अपने ब्लड में छोड़ देते हो, और ब्लड में अगर कोई CO2 है तो उसे वापस अपने एल्वियोलाई में ले लेते हो, जिससे कि तुम उसे एक्सहेल कर पाओ। इस एक्सचेंज को बोला जाता है, देखो बॉडी में दो जगह एक्सचेंज होती है, एक यहां हो रही है और एक आगे होगी। दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। किसके किसके बीच में एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। यस आयशा बेटा बिल्कुल सही, डिफ्यूजन से होता है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पे लिख रहे हैं सेकेंड स्टेप। हम यहां पे क्या लिख रहे हैं बच्चों, सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया बच्चों, यहां पर सेकेंड स्टेप हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी जिसको हम बेटा प्यार से क्या बुला सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आप मुझे बेटा लॉजिकली थोड़ा सोच के बताओ कि इसके आगे क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। मैं तो बताऊंगी बट आपको क्या लगता है बेटा इसके बाद होना क्या चाहिए। यस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है बेटा इसके बाद होना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सेल्स के पास जाना चाहिए, बिल्कुल सेल्स के पास जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सेल्स के पास जाने के लिए तुम्हारे पास क्या है जो इस ऑक्सीजन को सेल के पास ले जाए, उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या है बेटा। क्या तुम्हारे पास ब्लड है, क्या तुम्हारे पास ब्लड है बेटा जो इस चीज को तुम्हारे सेल्स के पास ले जाए। क्या तुम इसी चीज को बेटा ब्लड के थ्रू लेके जाते हो कि नहीं। यस राइट। तो मैं कह सकती हूं कि थर्ड स्टेप होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, राइट। तुम्हें इसी ब्लड के थ्रू, यहां तो पूरा ब्लड ही है ना बेटा, तुम इसी ब्लड के थ्रू तुम इस ऑक्सीजन को लेके जाते हो किसके पास, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया बेटा, तुम इसी के थ्रू बेटा किसके पास लेके जाते हो, अपने सेल्स के पास। इसी ब्लड से तुम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हो किसके पास बेटा, तुम्हारे ब्लड के पास, तुम्हारे टिश्यूज के पास, बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अभी देखो मैं तुम्हें समझा रही हूं, मैं तुम्हें समझा रही हूं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ठीक है। इस तरीके से बेटा, इस तरीके से तुम्हारे टिश्यूज के पास भी तो कैपिलरी है,
इस तरीके से बेटा टिश्यू के पास भी तो कैपिलरी होगी। हर ऑर्गन के पास बेटा ब्लड कैपिलरी है, हर ऑर्गन के पास ब्लड कैपिलरी है, क्योंकि ब्लड से ही तो सारा नरिशमेंट टिश्यू को मिलता है। तो लंग्स के पास भी ब्लड कैपिलरी है और टिश्यू के पास भी ब्लड कैपिलरी है। तो लंग्स के पास जो बेटा कैपिलरी होती है उसे तो पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं, और टिश्यू के पास जो कैपिलरी होती है उसे सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं, उसे सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ पे मुझे क्या बनाने हैं बेटा, यहाँ पे मुझे टिश्यू बनाने हैं। जैसे ये क्या है बच्चों, ये तुम्हारा टिश्यू है, ये तुम्हारा बॉडी का सेल्स हैं, सेल्स या टिश्यू बोल दो, जिनको ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ही तो बेटा हम इतने जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को किसके पास लेके जा रहे हैं बेटा, हम इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को किसके पास लेके जा रहे हैं, सेल्स के पास लेके जा रहे हैं। इस थर्ड स्टेप को बोला जाता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे ऑक्सीजन बेटा इसके पास पहुंचता है, वैसे ही बेटा CO2 का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हें सेल्स को देना है और CO2 तुम्हें रिटर्न बैक करना है, राइट। पर मैं अभी तुम्हें CO2 वाला पाथवे नहीं बता रही, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होगा तो उनको कंफ्यूजन होगी। जैसे बेटा ऑक्सीजन तुम अंदर लेके जा रहे हो, वैसे CO2 तो उल्टे डायरेक्शन में आएगा ना बेटा। ऑक्सीजन तुम्हारे लंग से ब्लड में गया, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके टिश्यू वाले ब्लड में गया, फिर टिश्यू से ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, और CO2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। CO2 टिश्यू से बेटा इस कैपिलरी में आएगा, CO2 यहां से इस कैपिलरी में आएगा, फिर CO2 अपोजिट डायरेक्शन में जाके बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस यस, राइट। जैसे ऑक्सीजन बेटा यहां आ रहा है ना इस तरीके से, वैसे CO2 बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ऐसे। So this for CO2 opposite और ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में। समझ आ रही है बात? यस। अब तुमने ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम मुझे बताओ दिमाग लगा के क्या करना है। तुम मुझे बताओ बेटा क्या होना चाहिए अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या होना चाहिए आप मुझे बताओ। आई विल रिपीट बेटा, बट यू हैव टू लिसन दिस ऑल्सो वेरी केयरफुली। I will definitely repeat but listen to this also बेटा very carefully, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, पहला तुमने बेटा नॉर्मल वेंटिलेशन किया, सेकंड तुमने बेटा लंग्स और ब्लड के बीच में एक एक्सचेंज किया, क्योंकि तुम्हें ब्लड के थ्रू ही टिश्यू तक पहुंचाना था, ठीक है। तो यहां तुमने डिफ्यूजन करके ब्लड तक ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन को तुमने ब्लड से ट्रांसपोर्ट किया। अब तुम सिर्फ ब्लड में ही रख लोगे या वापस से तुम्हें एक्सचेंज करना पड़ेगा? नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पर बेटा आप मुझे बताओ सेल्स को पहले तुम्हें वो ऑक्सीजन को देना भी तो पड़ेगा, अभी तो ब्लड के अंदर ही है ना, अभी तो ब्लड के अंदर ही है ना यार, अभी तो ब्लड के अंदर ही है, ऑक्सीजन तो अभी भी ब्लड के अंदर है। क्या टिश्यू को मिल चुका है क्या ऑक्सीजन? जैसे तुम्हारे लंग्स से तुम्हें ब्लड में देना पड़ा था, अब तुम्हें ब्लड से टिश्यू को देना पड़ेगा, है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, है कि नहीं? तुम ब्लड से ही बेटा ऑक्सीडेशन थोड़ी कर दोगे। तो अगला स्टेप होता है कि भैया यही जो ऑक्सीजन है, यही जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को भी तो देना पड़ेगा। यस एवरीबॉडी, राइट। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो बारी होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल एक्सचेंज जो एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होता है, और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में होता है। तो दो बार एक्सचेंज होती है गैसेस की बॉडी के अंदर, वन बिटवीन द एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। और कल मैं एक होमवर्क देके जाऊंगी, मतलब आज मैं होमवर्क देके जाऊंगी, प्लीज उसे पढ़ के आना, नहीं तो अगली क्लास में मौत आएगी बेटा, ठीक है। और एक एक्सचेंज हुआ सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो मैं चौथा स्टेप लिखती हूं, कैसे लिखूं बेटा? दिस इज द चौथा स्टेप हियर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli, नहीं, between systemic capillary
एंड टिश्यू, और इसी को बोला जाता है बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन। वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। और अब आप मुझे बताओ लास्ट स्टेप क्या होगा, अब आप मुझे बताओ लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। सारा काम तुम कर चुके हो, लेकिन अब फाइनल बेटा काम करना बाकी है। दैट फाइनल स्टेप विल बी यूटिलाइजेशन। एब्सोल्युटली संस्कृति, एब्सोल्युटली अनन्या, एब्सोल्युटली शौर्या, रानी, महेश, हेमा, निखिल, मुस्कान, फहीन, फैज, वेरी गुड, वैष्णवी, नैन्सी, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो सेल्स बेटा इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी। सेल्स के पास जो ये ऑक्सीजन पहुंचा, अब ये इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी। दिस विल बी यूटिलाइज्ड बाय टिश्यू। और इस फिफ्थ स्टेप को बच्चों आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। और इसको बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो 3 रेस्पिरेशन है बेटा, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब आपके सेल्स ने एक्चुअल में उस ऑक्सीडेशन किया, यूटिलाइजेशन किया, तो उसको आपने बोला बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हुआ, उसे आपने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो आपके ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हुआ, उसे आपने बोला इंटरनल रेस्पिरेशन। जल्दी बताओ बेटा, कोई दुख दर्द समस्या? क्या बेटा यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, कोई दुख दर्द समस्या? एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज सिस्टमिक कैपिलरी? बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें मैं आपको एक्चुअल में सारी चीजें बताऊंगी। कैपिलरी तो पता है जहां से एयर का एक्सचेंज होता है। आपके पास ऐसे आर्टरीज होती हैं या आपके पास वेन्स होती हैं, दोनों के बीच में कैपिलरी होती है। अगर कोई कैपिलरी लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के पास है उसे पल्मोनरी कैपिलरी बोला। अगर टिश्यू के पास है उसे यूजुअली सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। अगर आपके लिवर के पास होता है उसे हिपैटिक। तो वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन यूज किया जाता है, ठीक है। डन 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 यहां तक बेटा, डन 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 एवरीबॉडी, ठीक है। तो बेटा मैं एक बार क्विक रिवीजन कराऊं तो रेस्पिरेशन करने के लिए अपन को चाहिए 5 स्टेप। पहला स्टेप ब्रीदिंग करना है या वेंटिलेशन करना है। एयर का इनहेल करना यानी इनहेलेशन, एयर का एक्सहेल करना यानी एक्सहेलेशन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन कॉल्ड एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। एयर को इनहेल करके बल्ले बल्ले शावा शावा तो नहीं करेंगे बेटा, एक्सचेंज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एल्वियोलाई जो तुम्हारी लंग्स में है और वहां पर जो ब्लड कैपिलरी है उसमें, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरी, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन उसको बेटा अगेन बल्ले बल्ले शावा शावा तो नहीं करोगे, उसको लेके जाओगे टिश्यू के पास। थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगेन ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, पर टिश्यू को वापस से बेटा देना तो पड़ेगा ना, तो दूसरी बार एक्सचेंज करना पड़ेगा अगेन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कैपिलरी कौन सी है? सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। तुम सिंपली अभी बेटा जैसे तुम्हें कैपिलरी नहीं पता तो तुम सिंपल बोल सकते हो ब्लड एंड एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यू, ऐसा बोल सकते हो। और लास्ट में बेटा टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगी टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बेटा रेस्पिरेशन को एक तरीके से फिजिको केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। एक है फिजिकल प्रोसेस, एक है केमिकल प्रोसेस। केमिकल का मतलब होता है जहां तुम एक्चुअल में ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला पार्ट है ना, जो 5th स्टेप है, दैट इज द केमिकल प्रोसेस। एंड फिजिकल मतलब एयर को तुम अंदर लेके गए, एयर को एक्सचेंज किया, एयर को ट्रांसपोर्ट किया, एयर को एक्सचेंज किया। 1 2 3 4 ये चारों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो एक्चुअल में ब्रीदिंग को बोला जाता है इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ऐसे तुम बेटा जब डाइजेशन पढ़ोगे तो उसे बोला जाता है बायोकेमिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, है ना। तो उसमें आपको बताऊंगी कि इसको ऐसे क्यों बोला जाता है, ठीक है।
फिलहाल हम बोल सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसे बोला जाता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, आप रेस्पिरेशन बोल लो। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल क्यों है? केमिकल जहां आप एक्चुअल में ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है, और फिजिकल मतलब जहां आप सिर्फ बेटा एयर की एक्सचेंज कर रहे हो या एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ये सारे स्टेप बेटा किस में इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल प्रोसेस में। और जहां एक्चुअल में आपने बेटा ब्रेक डाउन किया, यूटिलाइजेशन किया, दैट इज इन्वॉल्व इन द केमिकल प्रोसेस। समझ आ गई बात? यस, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। क्या एनसीईआरटी वाला दिखा दूं एक बारी? एनसीईआरटी वाला जो यहां पे दिया हुआ है, फिर आपको बेटा होमवर्क भी देके जाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेस्पिरेशन, बेटा ये ना थर्ड पेज पे है। जैसे आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खोलोगे ना, तो एक लेफ्ट साइड वाला पेज मिलेगा, फिर एक राइट साइड वाला पेज मिलेगा, लेफ्ट राइट देख लेना, एक फर्स्ट पेज मिलेगा, एक सेकंड पेज मिलेगा और एक थर्ड पेज मिलेगा। तो थर्ड पेज में ये वाली चीज दी होगी, इसके नीचे टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या दिया है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, breathing या pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और बेटा CO2 को बाहर लेके जाते हैं। 270 पेज पे है, कई बच्चे कह रहे हैं 270, ठीक है, और कई बच्चे कह रहे हैं 185 में भी है। तो 185 न्यू एनसीईआरटी, 270 ओल्ड एनसीईआरटी। ट्रांसपोर्ट, अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई से तुमने एक्सचेंज किया, एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी। देखो मैंने तुम्हें आगे जो पढ़ने वाले हो वो भी अभी से ही बता दिया है ना। फिर तुमने किया बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ब्लड ने तुम्हारे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद किया। फिर तुमने किया अगेन एक्सचेंज, जिसे तुम डिफ्यूजन के माध्यम से करते हो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और फिफ्थ स्टेप क्या है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। एंड सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटा का मतलब कट, ब्रेक डाउन। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 14, ठीक है। हमने लिख लिया ना, यूटिलाइजेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बेटा यहां तक कोई दुखदार समस्या? आज हम यहां से आगे तो नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक होमवर्क देके जा रही हूं, वो होमवर्क आपको जरूर 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 करना है बेटा। दिस इज योर होमवर्क, इसको पढ़ के आना along with ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा था, अब आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी बेटा, कुछ एनसीईआरटी के पार्ट आपको खुद भी पढ़ने हैं, ठीक है। और आप को मैं ये होमवर्क देके जा रही हूं क्योंकि हम सारा कुछ आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ना सिखा दिया है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी पढ़ना सिखा दिया है, तो अब आप एनसीईआरटी खुद से तो पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें अगले दिन स्टार्ट करना है एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें अगले दिन स्टार्ट करना है। ये वाला कुछ बेटा एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, तो आप पढ़ भी चुके हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के आना। स्पून फीडिंग अब से नहीं होगी बेटा, यू हैव टू डू योर ओन एफर्ट्स, ठीक है। थोड़े अपने एफर्ट्स भी करने हैं, ठीक है, यस। और बाकी क्लास कैसी लगी बेटा जरूर अपना, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस लाइक आई ऑलवेज से, तो फीडबैक करना जरूर दिया करो, ठीक है। और मेरे को ये बताना बेटा, क्या मैं बोल रही थी, मुझे अपने स्कोर्स बताना बेटा कि कितना स्कोर तुमने किया है, ठीक है। मार्क्स कितने स्कोर किए आज के पीवाईक्यू में, और जेन्युइनली तुम्हें कैसा फील हुआ, कि क्या तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तुम कर पाओगे, मुझे वो चीज भी एक बार बताना, ठीक है। तो बस ये होमवर्क के साथ में बेटा हम करते हैं चैप्टर की समाप्ति, बट चैप्टर की समाप्ति नहीं, लेक्चर की समाप्ति, चैप्टर की तो शुरुआत। तो चैप्टर की हमने की है शुरुआत, और देखो जाते जाते भी ना मूड ऑफ तो करना ही पड़ता है। एक कमेंट मैंने पढ़ लिया, एनसीईआरटी कैसे पढ़े? भाई आंखों से पढ़ेगा, हाथों से बेटा लिखेगा, वैसे ही पढ़ेगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें क्या होता है? कैसे पढ़ें, कैसे बताऊं कैसे पढ़ें? क्लास में बताया ना कैसे पढ़ें बेटा, लास्ट में कुछ ना कुछ तुम्हें शगुन करना ही होता है ना। मतलब ये कैसे सवाल होते हैं, कैसे पढ़ें, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? पढ़ के, पढ़ाई करके, कमेंट करके नहीं बेटा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी कृपया करके पढ़ें, और आंखें खोल के पढ़ें, आंखें खोल के सो के ना पढ़ें, ठीक है। समझ आ गई बात? अभी कमेंट्स में मत बताओ, क्लास खत्म होगी तो उसके बाद कमेंट्स में बताना दुष्ट लोगों, ठीक है। चलो मैं एक फटाफट से बेटा गाना सुना दे रही हूं, फिर मैं जा रही हूं, ठीक है।
चलो चलो चलो। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता ओ सांवरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लम्बिया लम्बिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। के राता लम्बिया लम्बिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। ठीक है, चलो अब बेटा हम करते हैं कक्षा की समाप्ति। आप जरूर पढ़ाई करें बेटा, पढ़ाई करना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छे अच्छे इंसान बनो, किसी का दिल मत दुखाओ और जीवन में खूब 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 बेटा प्रोग्रेस करो। ठीक है, ऐसे हो गया, मेरा टंग ट्विस्ट हो गया। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।